सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आरबीएसई बोर्ड ने एक नमूना का प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी किया है। वैसे सभी सब्जेक्ट के लिए जारी कर दिए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के इस पेपर को हम हल करेंगे। पूरा पेपर मैं यहाँ आपको हल करवाने वाला हूँ, मॉडल पेपर। अंत तक वीडियो जरूर देखिए। ये कुछ निर्देश हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन निर्देशों को फॉलो करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखे, यानी रोल नंबर लिखे। सभी प्रश्न अवश्य करें अनिवार्य रूप से। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये जो चौथा निर्देश है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर आपको एक साथ ही लिखना है। इसको तो विशेष रूप से आपको पालना करनी है, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बाकी दिक्कत होगी जांचने में। खंड है, देखिए खंड ए आपका शुरू है। इस खंड ए में हमारे पास गद्यांश और पद्यांश है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है, इसमें से अपने को 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने हैं। इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ये गद्यांश किसके बारे में है, तो आपको पता चलेगा कि पुस्तकालय के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। तो हम प्रश्नों के ऊपर बात कर लेंगे। इसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, यानी पुस्तकालय की इस गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपने को ऑप्शन नंबर से सही लगेगा कि मनुष्य के ज्ञान में यह वृद्धि करता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। पूरा गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तो विकल्प संख्या द जो है आपके इसमें योगदान नहीं देता, बाकी अ, ब और स तीनों विकल्प योगदान देते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो कौन से छात्र समय का दुरुपयोग करने वाले, समय का सदुपयोग करने वाले, उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक, खेलों में दक्षता के अभिलाषी। इसका विकल्प संख्या 3 यानी स वाला सही है कि जो उच्च कक्षा और विशिष्ट योग्यता के इच्छुक हैं वो ये काम करते हैं। चौथा देखिए, पुस्तकालय शब्द पुस्तक धनालय से बना, इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है। विकल्प संख्या 2 ब वाला सही है। तीसरा प्रश्न चौथा हो गया। पांचवा देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक जो उपयुक्त है पुस्तकालय का महत्व है। विकल्प 1 सही है। और छठा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन है। अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी पुस्तकालय है। ये 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके गद्यांश से थे। अब पद्यांश को देखते हैं। ये एक अपठित पद्यांश है। इसको आपको बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। और अगर आपने इधर उधर कहीं इसको हो सकता है सुना हो, तो ये दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया है। दुष्यंत कुमार और गांधी जी के बारे में लिखा है। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में लिखा है। तो इसी को लेकर के प्रश्न हल करते हैं। 6 तक वो प्रश्न हो गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, इसलिए इन 12 एबेसैडे वाले प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही जगह लिखने हैं। कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है। जैसा अभी मैंने ऊपर बताया है कि कवि ने महात्मा गांधी के भावों को अभिव्यक्त किया। विकल्प से सही हो जाएगा। अगला, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। इसमें कौन सा इसका विकल्प सही है। तो विकल्प पर हम बात करते हैं। विकल्प देखने पर हमारे पास देखिए विकल्प कौन कौन से हैं। हमारे पास है कि मैं मरने के बाद कल फिर जन्म लूंगा। कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहता है। देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की इच्छा रखते हैं। विकल्प संख्या चौथा द वाला सही है।
सुनसान का गला घोंटा है का तात्पर्य बताइए। इसका सही उत्तर सुने मानव मन में आशा की उमंगे भर दी है, विकल्प संख्या से सही है। 10वां, किस रचना को लिखने की कई शैलियां होती है। किसी रचना को लिखने की कई शैलियां होती है। शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश को किस शैली में लिखा गया है, तो इसको आत्मकथा शैली में लिखा गया है। 11वां देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे विकल्पों में से छांटिए, तो इसका उपयुक्त शीर्षक है मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। और 12वां प्रश्न, अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द आपको ढूंढना है, तो लंघ्य यानी जिसे लांगा जा सकता है, अनलंघ्य जो लांगने के योग्य नहीं है, ब वाला विकल्प सही है। ये आपके 12 अभ्यास थे पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में आपके 6 रिक्त स्थान है, इन्हीं पर हम बात करेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न का पहला रिक्त स्थान है, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 18 से 22 बोलियां हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी, रोमन। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। इस प्रश्न में आपको जो शब्द शक्ति लिखनी है वो अभिधा लिखनी है। कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा। जहां प्रयोजन विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहां कौन सी लक्षणा मानी जाती है। लक्षणा का प्रकार पूछा है, तो प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। माया, दीपक, नर, पतंग, ब्रह्मी, ब्रह्मी, ईवे, पड़ंत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान दीजिए इसमें वैसे तो जो आपके पाठ्यक्रम 2023 में शामिल किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसमें 2 अलंकार मानेंगे तो ये अपने सिलेबस में आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। कौन से अलंकार का, रूपक अलंकार का। लेकिन रूपक अलंकार आपके अनिवार्य हिंदी में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ जो ये ब्रह्मी ब्रह्मी शब्द आया है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, इसलिए हम इसको पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण मान लेंगे, लेकिन ये रूपक का भी उदाहरण है। और माया दीपक यानी माया दीपक नर पतंग यानी नर रूपी पतंग है, जो ये माया रूपी दीपक पर पुनः पुनः लौटता है और उसके ऊपर न्योछावर हो जाता है, ब्रह्मवश ये इसके ऊपर पड़ता रहता है, तो रूपक अलंकार है। अंतिम 6ठा अभ्यास देखेंगे, गंगा जल सा पावन मन, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, तो उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार भी आपके अभी 2023 के अलंकार में शामिल नहीं है, तो ये भी एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम उपमा अलंकार यहाँ कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो अलंकार आपके शामिल किए गए हैं बोर्ड परीक्षा में उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा जो प्रश्न है इसमें निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखे। पहला प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कोरम, कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, कोरम का मतलब गण पूर्ति, और पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, तो ये पैक्ट यानी समझौता। इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रश्न है कि परिसंघ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा, तो परिसंघ के लिए हम एक तो शब्द यूज करते हैं फेडरल, FEDERAL फेडरल। एक कोई शब्द और अपन कॉन्फेडरेशन, FEDERATION, ये शब्द भी प्रयोग में लेते हैं, तो इसमें से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है, फीचर का प्रारंभ कैसा होता है। फीचर का प्रारंभ एक तो आकर्षक, फीचर का प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए, उत्सुकता पैदा करने वाला, आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला उसका प्रारंभ होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया, तो इसके जो मराठी कवि थे मास्टर सौंदलगेकर,
उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया। उसके बाद देखिए यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया। तो जो परंपराएं थी उनमें 3 परंपराएं मुख्य थी। पहली परंपरा थी घर में होली गंवाना, यानी होली के जो गीत थे वो घर में गवाते थे। घर में होली गंवाना यानी होली के गीत, फाग फाग कहते हैं ना वो। और दूसरा था जन्यो पुण्यो, जन्यो पुण्य के दिन, जन्यो पुण्य के दिन जो कुमाऊनी थे यानी कुमाऊ प्रदेश के रहने वाले, जन्यो पुण्य के दिन कुमाऊनियों को जनेऊ धारण करने के लिए बुलाना, जनेऊ धारण करने के लिए बुलाना, और तीसरा था रामलीला की जो तालीम के लिए एक क्वार्टर दे देना। ये 3 थे, रामलीला की तालीम के लिए एक क्वार्टर दे देना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। तो एन ने जो प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूं कि प्रकृति, जो प्रकृति है एन के हिसाब से प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य को प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य को बिना भेदभाव, प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य को बिना भेदभाव के सब लोगों में, सब में वितरित करती है, वितरित करती है। यानी प्रकृति जो सौंदर्य सब लोगों में बांटती है, बिना भेदभाव के बांटती है, और अमीर हो चाहे गरीब सबको आनंदित करती है। अमीर गरीब सबको आनंद देती है, आनंदित करती है। ठीक है, ये एन फ्रैंक का विचार था प्रकृति के संदर्भ में। उसके बाद देखिए यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे। वे चाहते थे कि वो पत्नी और बच्चे उनका सम्मान करें, उनका सम्मान करें। एक तो ये चाहते थे, दूसरा उनकी बात माने, उनकी बात माने, और तीसरा जो कोई बात होती है उस किसी भी बात में उनकी राय ले, उनकी राय ले, कोई भी बात हो तो उसमें उनकी राय ले, वो ये चाहते थे। उसके बाद देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन से हैं ये तो आप जानते हैं, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ये 2 नगर थे। इसके बाद अगला प्रश्न है नौवा मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ये जो है दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये मूर्ति रखी गई है। 10वां प्रश्न देंगे कि कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है। तो जो मजदूर हैं, मजदूरों या किसानों, मजदूरों या किसानों द्वारा की जाने वाली क्रांति या विनाश की जो आशंका है, विनाश की आशंका को, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो पूंजीपति है मजदूर किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो मजदूर किसान कभी भी क्रांति कर सकते हैं, और वो जो क्रांति की आशंका है उसको अस्थिर सुख पर दुख की छाया कहा है। अंतिम प्रश्न तीसरे क्वेश्चन का, ये जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे भीमराव अंबेडकर जी के क्या तर्क थे। तो उनके क्या तर्क थे, एक तो ये जो विभाजन है ये अस्वाभाविक है, ये विभाजन अस्वाभाविक है, ये विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, रुचि पर
आधारित नहीं है। ये विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की क्षमता का विचार नहीं किया गया। इसमें मनुष्य की क्षमता का विचार नहीं किया गया और उसको वंशानुगत धंधे से बांध दिया गया। इसलिए ये भीमराव जी अंबेडकर के जो तर्क थे, ये श्रम विभाजन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे ये तर्क थे। ये कुल 30 प्रश्न हो गए हैं जो आपके एक एक नंबर के हैं। उसके बाद आपका खंड ब चालू होता है। खंड ब में आपके 4 से लगा करके 10 प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको लिखना है। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, प्रिंट मीडिया, ये दोनों अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं। इस पर आपको एक आलेख लिखना है, ये भी अभिव्यक्ति माध्यम से है। ये भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, ये दोनों आपके जो अंतरा भाग 2 पुस्तक उसके पद्य भाग से है, ये दोनों उसके गद्य भाग से है। इसी प्रकार खंड स में देखिए 4 प्रश्न हैं। खंड स में 4 प्रश्न है जिसमें से ये आपके अंतरा के पद्य से है, ये आपके अंतरा के गद्य से है। और यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके कवि परिचय और लेखक परिचय का है। 14वां प्रश्न आपके अंतराल भाग 2 पुस्तक से है। इसी प्रकार एक जो व्याख्या है ये पद्य भाग से आएगी जो अथवा में होगी। और इसी प्रकार एक व्याख्या 16वें प्रश्न में आएगी, ये आपकी गद्य से होगी। 17वां प्रश्न सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से ये एक विज्ञप्ति जारी करने के लिए आया है और एक निविदा तैयार करनी है, इन पर आपको निबंध लिखना है। तो ये मॉडल पेपर को पूरा हल करवाने की मैंने कोशिश की है। निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। अनिवार्य हिंदी से संबंधित सभी सामग्री इस पर उपलब्ध है, आप जरूर उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।